कि आज इस अनयूजुअल समय पर ये लाइव अड्डा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो अटैक हुआ है पहलगाम में यात्रियों पर मंगलवार दोपहर को, उसको लेकर बहुत तेज़ी से सरकार में, सेना में, सिक्योरिटी फोर्सेस में गतिविधियां हुई हैं एक तरफ। दूसरी ओर देश में, जनता में, लोगों के अंदर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए आज ये लाइव अड्डा हम आपके साथ कर रहे हैं। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय अभी चंद मिनटों पहले CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है उसकी महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई और उस बैठक के साथ ही कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं। उनकी घोषणा भी अभी की गई है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव विक्रम मिस्री के द्वारा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि जो ये कड़े फैसले इस समय सार्वजनिक रूप से ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री साहब ने बताए हैं, उससे ज़्यादा जो फैसले अभी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं लेकिन CCS ने लिए हैं, उनको आगे हमें देखना है। तो कई तरह की चीज़ें इस समय हमारे सामने हैं और इस लाइव अड्डा में हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से कम शब्दों में, क्योंकि विषय बहुत वास्ट है साथियों और इसके इतने पहलू हैं, इसके इतने पक्ष हैं कि वो हम सभी अगर हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे तो ये बातचीत बहुत लंबी हो सकती है। तो इसीलिए जल्दी से हम आपको कम शब्दों में कोशिश करते हैं कि ये जो एक सेटबैक हुआ है और हमें ये, अगर हम एक मैच्योर, अगर हम एक परिपक्व देश हैं तो हमें सच्चाई को स्वीकार करने में ज़्यादा गुरेज नहीं करना चाहिए। बिना सच्चाई को स्वीकार किए कोई समस्या का समाधान हो नहीं सकता। इसीलिए ये निश्चित है कि कश्मीर में पिछले काफ़ी लंबे समय से जो वातावरण बना था उसके मद्देनज़र देखें तो ये हमला एक सेटबैक के तौर पे आया है। लेकिन कौन कहता है कि कश्मीर में पूरी तरह शांति स्थापित करना और उसको पूरी तरह देश के मेन स्ट्रीम से जोड़ना एक बहुत ही आसान और बहुत ही सरल कार्य होने वाला था। ऐसा तो सब जानते हैं कि कभी नहीं होने वाला था। तो ये रास्ते में रोड़े आएंगे और जल्दी से, जैसा मैंने कहा, देखते हैं कि कल से आज तक क्या क्या हुआ है। साथियों, चूंकि ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स, संवेदनशील मुद्दा भी है, जटिल भी है और इसका एक ऐतिहासिक पक्ष भी है, इसीलिए इस समय हम इसको 3 अलग अलग टुकड़ों में इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो बात यहाँ समझने की है वो ये है कि कल का जो हमला था उसके क्या मायने हैं, उसके स्ट्रेटेजिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से उसका क्या अर्थ निकलता है। इसको अगर समझना है तो बहुत ही ब्रीफ, बहुत संक्षिप्त और एक सरल तरीके से हम समझें तो उसको हम 3 पिलर्स में, 3 अलग अलग उसको भाग में बांट करके हम समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 जो भाग हैं वो हैं पहला टाइमिंग, दूसरा टारगेट और तीसरा टाइमिंग, टारगेट और लोकेशन। टाइमिंग क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत सीधी सी बात है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भारत के दौरे पर थे। उनकी महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री के साथ हुई। उसके बाद JD वैंस सपरिवार जयपुर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री अपनी सऊदी की यात्रा पर निकल गए। इससे बढ़िया क्या मौका हो सकता है अमेरिका को खास तौर पे और जनरली पूरी दुनिया को ये संदेश देने का कि ये जो कश्मीर में नॉर्मलसी का दावा है, कश्मीर में शांति है, कश्मीर आर्थिक रूप से प्रोग्रेस कर रहा है, देश की मुख्य धारा से जुड़ रहा है, ये सब जो दावे हैं भारत के, ये सब फर्जी है। कश्मीर तो शुरू से एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, एक वॉर जोन है और
यहाँ तो सब गड़बड़ है और कश्मीर की जनता और यहाँ के लोगों में कुछ भी सामान्य नहीं है। तो ये बिंदु, ये दावा स्थापित करने के लिए इससे बढ़िया मौका क्या होगा कि जेडी वैंस आए हैं उस समय ये हमला कर दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि अभी अभी अमेरिका ने तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया है, तो इसकी खुन्नस भी पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि तहव्वुर राणा यहाँ भारत के कब्जे में आ चुका है, तो पता नहीं क्या क्या सच्चाइयाँ बाहर आई, तो ये गुस्सा तो है ही। और फिर देश भर में वक्फ को लेकर एक उथल पुथल का माहौल राजनीतिक रूप से बनाने का प्रयास हो रहा है, तो इस सारे वातावरण का फायदा उठाते हुए ये हमला बढ़िया रहेगा और पूरा टूरिस्ट सीजन भी ध्वस्त हो जाएगा। ये हुई टाइमिंग की बात। अब है टारगेट पर साथियों, पिछले 24 घंटे में आप बहुत सारा डिस्कशन और डिबेट पहले ही देख चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ 2 वाक्य में आपको बताएंगे कि टारगेट वो हैं जो ऐसे माहौल में सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, यानी हमारे आम लोग, हमारी आम जनता, साधारण जनता, इनोसेंट लोग जो निहत्थे होते हैं, जो परिवार के साथ होते हैं, जिनके दिमाग में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कोई कहीं से गोली आएगी, कोई आतंकवादी आके मारेगा। याद रखिए, जो सुरक्षा कर्मी है, जो आर्मी के, सीआरपीएफ के, पुलिस के लोग हैं, वो इन चीजों के लिए ट्रेंड होते हैं, वो हर समय चौकन्ने रहते हैं। एक आम टूरिस्ट, एक आम सैलानी थोड़ी ये सोचता है कि जब वो मेडोज में घूम कर आ रहा है तो अचानक चारों तरफ से उसे आतंकवादी घेर कर और मार देंगे। उस पर से लोगों का धर्म पूछना, ये पूछना कि वो कहाँ से आए, उनका नाम जानना, उनके धार्मिक चिन्ह चेक करना और फिर उनको मारना, और फिर पति को गोलियों से भूनने के बाद जब पत्नी कहे कि मुझे भी मार डालो तो उसे कहना कि नहीं, आपको नहीं मारेंगे, आप मोदी को जाकर बताइए। ये क्या संकेत देता है साथियों? ये कोई टेरर वेरर अटैक नहीं है, ये सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना की ओर से तैयार किया गया एक बहुत ही बारीक, बहुत ही अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया एक मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन था। चाहे उस ऑपरेशन की बारीकियों को देखिए, चाहे ये पॉलिटिकल मैसेज देखिए मोदी के बारे में कहने का, तो साफ लगता है कि ये लश्कर वगैरह का सिर्फ नाम चल रहा है। दरअसल आईएसआई सीधे इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कोई ऐसी पहेली वाली बात नहीं है। द स्टैम्प ऑफ द आईएसआई इज मोर देन क्लियर। आसिम मुनीर का भाषण आप सब सुन ही रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने भड़काया है लोगों को भारत के खिलाफ, क्योंकि अपना जो काम उनका है उसमें वो पूरी तरह वहाँ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फेल हो रहे हैं बुरी तरह, और इसीलिए कभी हमास को बुलाना पड़ता है और कभी और किसी को। ये तो हुई टारगेट की बात। अब आते हैं लोकेशन पे। साथियों, लोकेशन भी बहुत सोच समझ के निशाना तय किया गया था, क्योंकि ये जो खास जगह थी ये मेडोज का एरिया है। ये सड़क वहाँ पर पक्की सड़क नहीं है, कच्ची पहाड़ी ट्रैक है, और लोग वहाँ इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ सड़क वगैरह ट्रैफिक नहीं है। कच्चा पहाड़ी ट्रैक है जिस पर लोग या तो खच्चर से पोनी से जाते हैं या फिर पैदल ट्रैक करके जाते हैं और उस मेडोज की शांति, उसकी खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। एक कटोरे जैसा लोकेशन है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में मेडोज से घूमते हुए आप नीचे आते हैं। तो किस तरह एक बिल्कुल कम से कम समय में छोटे से जगह में मैक्सिमम डैमेज किया जाए, क्योंकि जितने सैलानी उस इलाके में घूम कर आते हैं वो आकर वहीं उस जगह पर इकट्ठे होते हैं। और ये भी तय है कि वहाँ पर सड़क वगैरह नहीं है, सेना की जो पोस्ट है वो वहाँ से कुछ दूर है और सड़क वगैरह है नहीं, गाड़ियाँ आ नहीं सकती, तो जब तक लोग आएंगे तब तक मैक्सिमम डैमेज कर दिया जाएगा। तो आप इस सारी बारीकियों को देखकर भली भांति समझ सकते हैं कि ये कितना मेटिकुलसली प्लान ऑपरेशन था। ये कोई टेररिस्ट वेररिस्ट कोई लोकल तंजीम की बात नहीं है। और ये जो टीआरएफ ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने 2-2 बार दोनों दिन में ये दावा किया कि ये उनका हमला है, ये सिर्फ एक कवर अप है, आई वॉश है, आंखों में धूल झोंकने का खेल है।
टीआरएफ कुछ नहीं है साथियों, वो सिर्फ कागज पर एक बैनर है। वास्तव में टीआरएफ को लश्कर तैयबा ने लॉन्च किया उस समय जब पूरे दुनिया में आतंकवाद के प्रति जो बर्दाश्त की सीमा थी वो लोगों की खत्म होती जा रही थी लगातार आतंकी हमलों से। और भारत जो पूरे दुनिया में ये संदेश दे रहा था प्रूफ के साथ, साक्ष्य के साथ, कि पाकिस्तान ही भारत में आतंकवाद को फैला रहा है, तो उस दावे से खुद को झटकने के लिए, इंटरनेशनल एजेंसीज के सामने खुद को बचाने के लिए, अपना केस मजबूत करने के लिए ये टीआरएफ नाम का एक फर्जी बैनर खड़ा किया गया द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से, ये दिखाने के लिए कि कश्मीर में जो भी हो रहा है वो वहाँ का एक लोकल, एक स्थानीय संघर्ष है, रेजिस्टेंस है, और ये जिहाद से जुड़ा हुआ नहीं है और पाकिस्तान से जुड़ा नहीं है। ये तो कुछ स्थानीय लोगों का संघर्ष है, उनकी भारत के इंडियन स्टेट के खिलाफ उनकी लड़ाई है। तो ये सब लोग जानते हैं कि टीआरएफ वगैरह ये सब केवल बयान जारी करने के लिए है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब दोस्तों, ये तो हुई इस वारदात से जुड़ी जो कुछ समझने वाली चीज़ें हैं, ताकि हमारे अंदर किसी तरह का कोई भ्रम न रहे कि इसमें वास्तव में कौन इसके पीछे है। अब आती है बात कि इस हमले के बाद, जो कि वास्तव में एक बहुत गंभीर, बहुत बड़ा हमला हुआ है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। बहुत जल्दी, कम से कम शब्दों में मैं बताना चाहूंगी साथियों कि कल से आज तक 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, हमने इसको खंगाला और 3 तरह की मोटे तौर पे 3 तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली वो जो लोग दुखी हैं, शॉक्ड हैं ऐसे हमले से, इसमें जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति वो बहुत दुख महसूस कर रहे हैं और अपना शॉक, अपना आउटरीच जाहिर कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे भी उनके लिए हो सके। और ज़्यादातर लोग एक बदला, एक रिवेंज की बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो खून के प्यासे हैं, इसलिए कि उनका कहना है कि आखिर कब तक ये कीमत भारत चुकाता रहेगा, कब तक हमारे मासूम लोग इस तरह से गोलियों का शिकार होंगे। तो एक परमानेंट मैसेज, एक परमानेंट जो इसको खत्म करने के लिए एक परमानेंट लेसन, एक सबक पाकिस्तान को दिया जाए, इसकी मांग वो भारतीय सेना और सरकार से कर रहे हैं। एक दूसरा पक्ष भी है जो ये कह रहा है कि हमें शांति से काम लेना चाहिए, इस तरह का नी जर्क रिएक्शन ही पाकिस्तान चाहता है, तो हम उस ट्रैप में ना पड़ें। अब उनके अपने तर्क हैं इसके लिए कि हमें ठंडे दिमाग से इस पर बात करनी चाहिए। ये कोई बच्चों का या नुक्कड़ की लड़ाई नहीं है कि एक थप्पड़ मारे दूसरा थप्पड़ मारे, इसको एक मैच्योर स्ट्रेटेजिक तरीके से इससे हमें जो इसको करना होगा। एक तीसरा प्रतिक्रिया वाला वर्ग भी है साथियों, जिसकी मंगलवार को भी कई प्रतिक्रिया आई और बुधवार को तो इसमें सीधे इसमें जो इनाम है वो रॉबर्ट वाड्रा साहब को मिलना चाहिए, गांधी परिवार के दामाद। उनके पीछे उसी पार्टी के कांग्रेस के एक और मूर्धन्य नेता हैं नग कन्हैया कुमार। ये वो लोग हैं जो बहुत ही चतुराई से, शब्दों के खेल से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ये दिखाएं कि देश में जो राजनीतिक माहौल है, उनका कहना है कि माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है, माइनॉरिटीज़ को विक्टिमाइज किया जा रहा है, और देश में ये जो माहौल बन रहा है, इसी के चलते ये कश्मीर में ये घटना हुई है। और इस तरह इन दोनों बातों को आपस में जोड़ के बहुत ही चतुराई के साथ वो ये साबित करने में लगे हैं कि जो हुआ ये होना ही था, यानी कहीं ना कहीं वो इसको जस्टिफाई करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ये कमाल का वर्ग है साथियों, जो ये कहना चाह रहा है कि एक टूरिस्ट स्पॉट पर आतंकवादियों द्वारा निहत्थे मासूम लोगों को भून डाला गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि वहाँ
कश्मीर की आज़ादी के नाम पर जिहाद उनको करना है पाकिस्तान को, तो वो इसको भारत की राजनीति से जोड़ के और ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये तो ऐसा हुआ इसीलिए ये ऐसा हुआ। कितनी कितनी चालाकी से वो इस आतंकवादियों के कृत्य को हल्का कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका दोष भारत की सरकार और भारत के समाज पर डाल रहे हैं। ऐसे लोग भी इस देश में हैं और कुछ तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थानों पर जमे हुए हैं। अब ये सारा कुछ आप सब देख रहे हैं साथियों मीडिया के माध्यम से। इस वक्त इस लाइव अड्डा को समाप्त करने से पहले मैं सिर्फ 2-3 बड़ी बातें जो अभी अभी सीसीएस की बैठक, जो अति महत्वपूर्ण सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें सीसीएस के जो सदस्य होते हैं उसके अलावा हमारे सुरक्षा बलों के, सेना के सभी उच्चस्थ जो उच्चतम अधिकारी हैं, वो हमारी इंटेलिजेंस के लोग और ये सभी संबंधित लोग मौजूद थे। और जो सबसे बड़े बड़े फैसले हुए हैं जल्दी से आपको बता दें। सबसे पहला, अब किसी को, पाकिस्तान का किसी व्यक्ति को कोई वीज़ा नहीं मिलेगा, किसी पाकिस्तानी नेशनल को। जो भारत में इस समय आ गए हैं वो 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दें। जो पाकिस्तान आर्मी के मिशन में जो उनकी आर्मी की तरफ से अधिकारी पोस्टेड होते हैं वो उनको तत्काल पर्सोना नॉन ग्रेटा बना दिया गया है और बाकी सभी राजनयिकों को, डिप्लोमेट्स को, यानी अब उनके लिए भारत में एक पल भी रहना आधिकारिक रूप से उनको हक नहीं है। वो अभी इसी वक्त से भारत में उनकी जो उपस्थिति है वो इल्लीगल है। इसके अलावा वाघा अटारी बॉर्डर तुरंत यानी तत्काल प्रभाव से बंद हो गया। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो अभी तक सीसीएस में आया है वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रखा गया, यानी फिलहाल अगला फैसला होने तक इंडस वाटर ट्रीटी प्रभाव में नहीं रहेगी। यानी इंडस वाटर ट्रीटी पे रोक लग गई है। जो हमारे देश में खून बहाएंगे उनको पानी लेने का कोई हक नहीं है और हम उनका पानी अभी इसी वक्त तत्काल प्रभाव से बंद कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ये ना समझा जाए कि जो ये 3-4 बड़े अनाउंसमेंट्स सीसीएस के बाद हुए हैं, मामला यही ख़त्म हो जाएगा। लंबी बैठक हुई है, एक एक बिंदु पर विचार हुआ है और देखते जाइए, हमारे साथ अड्डा में जुड़े रहिए। बहुत जल्द, ये तो कुछ डिप्लोमेटिक और उस तरह के फैसले हैं जो घोषणा अभी की गई, इसका मिलिट्री जवाब भी होगा, स्ट्रेटेजिक जवाब भी होगा। उसके लिए इंतज़ार करिए। हमारा अंदाज़ा है, हमारी जानकारी है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक हम हालात पर नज़र रखे हैं और आप भी हमारे साथ अड्डा में जुड़ते रहिए। नमस्कार।